नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 38वां लेक्चर आज अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना oogenesis के अंदर अपने देख रहे थे ग्रोथ स्टेज को दो भागों में बांटा है, पित्तक जनन पूर्व अवस्था और पित्तक जनन अवस्था। पित्तक जनन पूर्व अवस्था को भी अपने 3 भागों में बांटा था, मेनली 2 भाग थे परंतु एक भाग और अपने जोड़ सकते हैं। उसके अंदर पहला भाग था कि केंद्र के पदार्थों में वृद्धि, दूसरा था कोशिका द्रव्य पदार्थों में वृद्धि और केंद्रिका की संख्या में जो चेंजेस आते हैं उनकी हमने बात की थी कल, जिसमें लैम्प ब्रूस गुणसूत्र वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब की बात अपने कल की थी। सेकंड जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था विटिलोजेनेसिस, पित्तक जनन अवस्था। अब पित्तक जनन अवस्था की बात करें या विटिलोजेनेसिस की बात करें तो इसका यदि हम देखें तो एक पित्तक जो है, योग जो है, अंडे के अंदर पाया जाने वाला एक उपयोगी एलिमेंट होता है, एक पोषक पदार्थ होता है, जिसको अपने अगर बात करें तो 48% जल क्या होता है, इसमें 48% क्या होता है, जल होता है। उसके अलावा 16% प्रोटीन, 16% क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन होता है। उसके अलावा 32.6% फास्फोलिपिड और 1% इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारा क्या है, योग का केमिकल जो कह सकते हैं कंपोजिशन होता है, इन पित्तक का जो है रासायनिक संगठन होता है। अब देखिएगा, पित्तक जो है वो एक किसी अंडे के अंदर 2 तरह के द्रव पाए जाते हैं, मैंने बताया था। एक तो कोशिका द्रव होता है जिसमें केंद्रक स्थित होता है, दूसरा ये गाढ़ा पीले रंग, हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसको हम पित्तक कहते हैं, जिसका ये कंटेंट, केमिकल कंटेंट ये होते हैं। अब देखिएगा कि हम पित्तक जनन की यदि हम बात करें तो पित्तक जनन जो है वो पित्तक निर्माण की क्रिया, वो कहते हैं कि पित्तक निर्माण जो होता है वो क्या कहलाती है, पित्तक निर्माण की क्रिया। और देखिएगा इसके लिए क्या था कि पित्तक निर्माण के लिए पहले ये माना जाता था कि जो एक पित्तक केंद्रक पाया जाता है अंडे के अंदर 2 तरह के केंद्र पाए जाते हैं। एक तो एग न्यूक्लियस होता है और एक इसके पास और होता है जो कि योक न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है, योक न्यूक्लियस, जो कि यहीं पर पाया जाता है अंडे के अंदर। और ये योक न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, पित्तक का निर्माण करता है, पहले ये माना जाता था। और इसके लिए डॉक्टर एस गुराया ने जो है मछली और कई उभयचर जो है उनके अंडे के अंदर ये बताया भी था कि इनके अंदर पित्तक केंद्रक पाया जाता है। परंतु और ये पित्तक केंद्रक जो है इसका निर्माण क्या होता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे होकर किसका निर्माण करते हैं, इस पित्तक केंद्र का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इकट्ठे होने से किसका निर्माण होता है, इस पित्तक केंद्र का होता है। और ये पित्तक केंद्र फिर किसका निर्माण करता है, पित्तक का। ये बात डॉक्टर एस गुराया ने मछली और उभयचर केंद्र पर मतलब अध्ययन करके ये बात अपने को बताई थी। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो पित्तक का निर्माण अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अपने उन सभी जंतुओं को पढ़ेंगे, जैसे कि उभयचर की यदि हम बात करें तो उसके अंदर फैट बॉडीज पाई जाती है। एम्फीबियन के अंदर क्या पाई जाती है, फैट बॉडीज पाई जाती है। वो क्या करती है, किसका निर्माण करती है, पित्तक का निर्माण करती है, योग का निर्माण करती है। उसके अलावा जैसे अपने मेमेलिया की बात करें तो मेमेलिया के अंदर क्या होता है, लीवर सेल्स, या लीवर के द्वारा किसका निर्माण होता है, पित्तक का निर्माण होता है। उसके अलावा जो अल्पपित्त के अंडे होते हैं, अल्पपित्त के अंडों के अंदर जो है oocyte के द्वारा है ना, जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है, पित्तक का निर्माण करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें हाइड्रा जो है, हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि जो oocytes होती हैं उस संख्या में काफ़ी होती हैं। ये oocytes आपस में क्या होती है, परिवर्तित होते आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके किसका निर्माण में भाग लेती है, फिर पित्तक के निर्माण में भाग लेती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से क्या पित्तक निर्माण की क्रिया होती है। अब देखिएगा कि जो पित्तक निर्माण है वो अब आपको पता लग गया कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि पित्तक एक पोषक पदार्थ होता है जो कि परिवर्तित होते हुए अंडे को पोषण प्रदान करता है। और साथ में जो है अपने जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर लगभग सबसे ज़्यादा 55% पित्तक इसके अंदर पाया जाता है। और जो मनुष्य है मुर्गी का अंडा इसीलिए खाता है ताकि योग या पित्तक को अपनी यूँ कह सकते हैं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को उनसे पूरा किया जा सकता है। और पित्तक
मोस्टली प्रोटीन का बना होता है, हालांकि वसा भी इसमें होती है। तो जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो पित्तक प्रोटीनी पित्तक, और जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उसको वसीय पित्तक कहा जाता है। अब देखिएगा अपने इसको अलग अलग जंतुओं के हिसाब से देखें कि कौन कौन से जंतुओं के अंदर ये किस हिसाब से इसका निर्माण होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसको थोड़ा अपने डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि कौन से जंतुओं में किस प्रकार से पित्तक का निर्माण होता है। तो विटिलोजेनेसिस का मतलब क्या है? पित्तक निर्माण की अंडे में पित्तक निर्माण की क्रिया को, अंडे में पित्तक निर्माण की क्रिया को, योग या पित्तक निर्माण की क्रिया को क्रिया पित्तक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? पित्तक जनन कहलाती है। अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करें अल्पपित्त के अंडों में, पित्त के अंडों में गोल्जी बॉडी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा पित्तक निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? अल्पपित्त के अंडे जिनके अंदर पित्त की मात्रा बहुत कम होती है, माइक्रोलेसिथिकल अंडे जिसके अंदर खुद मनुष्य का अंडा भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? हाइड्रा में कई oocyte आपस में मिलकर पित्तक निर्माण करते हैं। पित्तक निर्माण क्या करते हैं? किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। उसके अलावा यदि हम बात करें स्तनधारियों के अंदर, तो स्तनधारियों के अंदर क्या होता है कि जो अपना सेकेंडरी oocyte होता है, वो सेकेंडरी oocyte हमने देखा था कि किससे घिरा होता है? फॉलिकुलर सेल से घिरा होता है। तो स्तनधारियों के अंदर जो पित्तक निर्माण की क्रिया है वो किसके अंदर होती है? लीवर के अंदर होती है। स्तनधारियों में पित्तक निर्माण की क्रिया लीवर में होती है, परंतु रक्त की सहायता से ये पित्तक पुट्टक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और पुट्टक कोशिकाएं oocyte के साथ माइक्रोविलाई की सहायता से संपर्क में रहती है। माइक्रोविलाई की सहायता से संपर्क में रहती है और इन माइक्रोविलाई की सहायता से ही पित्तक oocyte में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये घटना किसके अंदर घटती है? स्तनधारियों के अंदर। तो स्तनधारियों के अंदर पित्तक निर्माण कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर। और लीवर में बनने के पश्चात में क्या होता है कि ये जो है रक्त की सहायता से जो है वो कहाँ जाएगा? फॉलिकुलर सेल्स तक। पुट्टक कोशिकाएं विलाई की सहायता से या माइक्रोविलाई की सहायता से किसके साथ जुड़ी रहती है? oocyte के साथ जुड़ी रहती है। और माइक्रोविलाई क्या होता है एक्चुअल में? मैं बताता हूँ कि सूक्ष्म उभार होते हैं, जैसे अभी अपने डायग्राम बनाएंगे। सूक्ष्म उभार होते हैं जो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, दोनों कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। और ये माइक्रोविलाई एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि पुट्टक कोशिका और oocyte को आपस में कनेक्ट रखते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है कि माइक्रोविलाई जो है
पित्तक को ऊसाइट में ट्रांसफर करने के बाद में क्या हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं और अन्न झिल्ली क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब स्तनधारियों के अंदर पित्तक जनन अवस्था आती है तभी माइक्रोविलाई का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि अपने को इसको थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से देखने का प्रयास करें तो अपने को इसको पता लगेगा। हालांकि माइक्रोविलाई शब्द ये अपने इंटेस्टाइन के अंदर भी सुना हुआ है और अपने नेफ्रॉन है उसके समीपस्थ नलिका के अंदर भी नाम आता है। तो माइक्रोविलाई कोई एक ऐसे उंगलीनुमा उभार होते हैं जो कि कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती हैं उसके द्वारा बनते हैं। जो आपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इसके अंदर आपने देखें थोड़ा सा तो इस प्रकार से बनते हैं ये। जैसे ये अपना सेकेंडरी oocyte हो गया, ये चारों ओर क्या होती है, पुट्टक कोशिकाएं होती है। इस तरह से क्या होती है, चारों ओर पुट्टक कोशिकाएं होती है। चारों ओर क्या है, पुट्टक कोशिकाएं हैं। अब देखिएगा इसके बीच में इस एरिया के अंदर इस तरह से ये माइक्रोविलाई निकलते हैं जो कि सेकेंडरी oocyte या अंडा जो हम कहते हैं उसकी सतह से निकलते हैं। निकल गई ये माइक्रोविलाई। तो ये क्या है, माइक्रोविलाई। ये फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल, ये न्यूक्लियस हो ही गया। ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखिएगा पहले तो क्या था कि अण्ड जो झिल्ली होती है वो इस प्रकार से सामान्य थी, oocyte की जो झिल्ली थी वो क्या थी, सामान्य थी, इस तरह से थी, जिसमें कोई माइक्रोविलाई नहीं थी। पर जैसे पित्तक जनन अवस्था आती है तो उस दौरान क्या होता है कि ये माइक्रोविलाई डेवलप हो जाते हैं किससे, सेकेंडरी oocyte से। ये किसके संपर्क में आ जाते हैं, थोड़ा वर्दी करके यूँ कह सकते हैं अपने, इसके संपर्क में आ जाएंगे, इनके संपर्क में आ जाते हैं, इस तरह से यूँ संपर्क में आ जाते हैं, इस तरह से। इस तरह से किसके संपर्क में आ गए, इन्हें फॉलिकुलर सेल्स के संपर्क में आ जाती हैं ये माइक्रोविलाई। उसके बाद में क्या होता है कि जो लीवर होता है वहाँ पर पित्तक निर्माण की क्रिया होती है स्तनधारियों के अंदर। होने के बाद में जो पित्तक है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इन फॉलिकुलर सेल के पास, और फॉलिकुलर सेल इन माइक्रोविलाई की सहायता से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इस एरिया के अंदर। यानी कौन सा एरिया, सेकेंडरी oocyte। और होने के बाद में वापस क्या होगा, ये इस तरह से हो जाता है, माइक्रोविलाई नष्ट हो जाएंगे और झिल्ली क्या हो जाती है, वापस सामान्य हो जाती है। इस तरह से क्या है, अणझिल्ली सामान्य हो जाती है। तो ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है। और पित्तक निर्माण यहाँ तो ये माइक्रोविलाई क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये घटना किसके अंदर पाई जाती है, अपने स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कीटों के अंदर, तो कीटों के अंदर क्या होता है कि जो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नर्स कोशिकाएं कहते हैं। ये नर्स कोशिकाएं जो होती हैं ये कीटों के अंदर पाई जाती है और रूपांतरित फॉलिकुलर सेल्स ही होती हैं। एक्चुअल में रूपांतरित कौन सी कोशिकाएं होती हैं, पुट्टक कोशिकाएं होती हैं। अब हम बात करें कीटों के अंदर, ये अपने जो पढ़ाई स्तनधारियों के अंदर था, जो डायग्राम अपने बनाए हैं स्तनधारियों के अंदर पित्तक निर्माण की क्रिया। अब बात करते हैं हम कीटों के अंदर। तो कीटों के अंदर क्या होते हैं कि नर्स कोशिकाएं पाई जाती है। ये नर्स कोशिकाएं जो होती हैं ये एक दूसरे से आपस में क्या है कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा या फ्यूसोम्स द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और ये जो सेल्स होती हैं नर्स सेल्स, ये क्या करती हैं कि पित्तक का निर्माण करती हुई जो अपने क्या कहते हैं योग या पित्तक है, उस योग या पित्तक को ये नर्स सेल्स जो होती हैं ये
दूसरी नर्व सेल्स को देती हैं, और दूसरी नर्व सेल्स जो हैं वो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, oocyte के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और ये oocyte को क्या करती हैं, यौग या पित्तक ट्रांसफर कर देती है। तो अपने बात करें इसके अंदर, कीटों में नर्व कोशिकाएं पाई जाती हैं, नर्व कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये नर्व कोशिकाएं आपस में, नर्व कोशिकाएं आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, या जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूसोम्स, फ्यूसोम द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। कौन जुड़ी रहती है आपस में, फ्यूसोम द्वारा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा कौन जुड़ी रहती है, नर्व कोशिकाएं जुड़ी रहती है। और ये जो नर्व कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो पित्तक निर्माण की क्रिया इसको करेंगे, और करने के बाद में क्या करती है कि इस फ्यूसोम के द्वारा या इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा ये जो बना हुआ यौग या पित्तक है वो ट्रांसफर करती है। ये नर्व कोशिका फ्यूसोम द्वारा oocyte से भी जुड़ी रहती है, जिससे यौग का ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ किसी प्रकार के माइक्रोविलाई का निर्माण नहीं होता है, यहाँ किसी प्रकार के माइक्रोविलाई का निर्माण नहीं होता है, अब देखिए इसको अगर अपने डायग्राम से देखें, तो डायग्राम से अगर अपन देखें इसको,
अब देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर पाई जाती है, इन इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, देखिएगा कि ये oocyte कह दो या अंडा कह दो या सेकेंडरी oocyte कह दो, एक ही बात है। इसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स होती है, ये नर्स सेल्स होती है। ये कौन सेल्स हैं, नर्स सेल्स। अब देखिएगा नज़दीक की जो दो नर्स सेल है वो आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा जुड़ी होती है। दिख रहे हैं आपको बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दो नज़दीक की कोशिकाओं के बीच में होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्यूसोम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूसोम्स भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूसोम्स इनको कहा जाता है। अब क्या होता है कि कोई भी एक नर्स सेल है वो अपने जितने भी कोशिकांग हैं, आरएनए हैं, उसके अलावा प्रोटीन हैं, उसके अलावा राइबोसोम हैं, उन सारों को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, योग के अंदर, पित्तक के अंदर कर देती है। तो योग के पित्तक के अंदर मान लिया अपनी ये चेंज होगी, यहाँ योग बन गया। योग बनने के बाद में क्या हुआ, इस योग को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। और आने के बाद में किसको कौन संचय कर लेता है, इसका oocyte संचय कर देती है। तो इस प्रकार से नर्स सेल्स जो हैं वो स्वयं में, कोई भी एक नर्स सेल जो हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, पित्तक के अंदर चेंज हो जाती है। और पित्तक के अंदर चेंज होने के बाद में वो फिर जो अपना बना हुआ साइट योग है वो फ्यूसोम की सहायता से oocyte तक ट्रांसफर कर देती है। तो ये इस प्रकार से जो अपने पित्तक है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग विधियों से बनता है, जिसको अभी अपने देखा है। उसके बाद में यदि हम बात करें, थोड़ी सी बात और है इसमें, लास्ट टॉपिक जो अपना है पित्तक का जो इम्पोर्टेंट है या कार्य क्या है। पित्तक के यदि हम कार्य की बात करें तो पित्तक पहली बात तो परिवर्धित होती है, भ्रूण को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, पित्तक शरीर निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पित्तक के अंदर हमने बात की है प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स जैसे हड्डियाँ हैं या शरीर के जो उपास्थि अस्थि जो हैं या शरीर के और भी जितने भाग हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर सबके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पित्तक शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। उसके अलावा पित्तक अंडे के परिमाप को प्रभावित करता है। अब अंडे का परिमाप, जिनके अंदर पित्तक की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो अंडे के आकार जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जिनके अंदर पित्तक की मात्रा छोटी होती है उन अंडों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। उसके अलावा पित्तक जो है विदलन के तल को और प्रतिरूप दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और विदलन के तल और जो हम पढ़ेंगे आगे, विदलन के प्रकार और विदलन का तल दोनों हम आगे टॉपिक आएगा अपना, तो उसके अंदर देखेंगे बार बार पित्तक का जिक्र करेंगे कि पित्तक की मात्रा यदि कम है, पित्तक की मात्रा यदि मध्यम है या पित्तक की मात्रा ज़्यादा है तो उन अंडों के अंदर उसी हिसाब से विदलन की क्रिया संपन्न होती है। और उसके अलावा जो हम बात करें कि जो अपने अंडों का वर्गीकरण किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो पित्तक की मात्रा के आधार पर भी किया गया है कि पित्तक यदि किसी में कम है तो अल्प पित्त के अंडे हैं, कि पित्तक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है तो मध्य पित्त के अंडे, और यदि पित्तक की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उनको क्या कहा गया, अति पित्त के अंडे कहा गया। तो इस प्रकार से पित्तक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूँ कह सकते हैं कि एलिमेंट है जो कि अंडे के अंदर पाया जाता है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ समाप्त होता है क्या, कि पित्तक निर्माण क्या है और किस प्रकार से होता है, अलग अलग जंतु में अलग अलग प्रकार से होता है। तो कल अपना जो oogenesis का जो बचा हुआ भाग है वो कल अपने समाप्त करेंगे। थैंक यू।